अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं 9th क्लास की बायोलॉजी का। और हमारा आज चैप्टर का नाम है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक है, अब ये तो चैप्टर के नाम से ही पता लग रहा है कि कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसका हम लोगों ने सोल्यूशन निकालना होता है। तो उसमें हम लोग कौन कौन से मेथड्स करते हैं, कौन कौन से स्टेप्स यूज़ किए जाते हैं, जिसके बाद हम लोग कोई भी प्रॉब्लम को, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हम लोग जो है उसका सोल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, और आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है और हमारा टॉपिक है बायोलॉजिकल मेथड। ठीक है, सबसे पहले तो बायोलॉजिकल मेथड को हम लोग स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा रिकॉल कर लें। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी बताया था कि साइंस की एक डेफिनेशन बताई थी, स्टार्टिंग में ही बताई थी। ठीक है, तो पहले ज़रा हम उसको रिकॉल कर लें कि साइंस क्या होता है। साइंस एक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है, जो कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है जो कि कहाँ से आया है, किस तरह हम लोगों ने ये गैदर किया नॉलेज। इट कम्स फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशंस, यानी कि ऑब्जर्वेशंस हम लोग करते हैं, फिर प्रॉपर एक्सपेरिमेंटेशन होती है, फिर उसके बाद रिजल्ट्स को कंक्लूड किया जाता है। अब ये हम लोग क्यों करते हैं, ये ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंटेशंस हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हम लोग डिटर्मिन कर सकें कि किस तरह नेचर में काम होता है, किस तरह नेचर वर्क करती है। तो ये सारा कुछ करने के लिए हमारे पास साइंस का एक नॉलेज है जो कि प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है। अब नेचर में बहुत ज़्यादा प्रोसेसेस अकर होते हैं। ठीक है, अब नेचर में हमारे पास कुछ नेचुरल प्रॉब्लम्स भी अराइज होती हैं, कुछ आर्टिफिशियल प्रॉब्लम्स भी अराइज होती हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है कि इन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकालना। ऑब्वियसली कोई भी प्रॉब्लम हो तो अब हम लोगों ने उसको प्रॉब्लम तो नहीं ना रहने देना, अब हम लोगों ने उसका सल्यूशन निकालना है। ये तो कह लें कि ये ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग कोई भी प्रॉब्लम अगर अराइज होती है हम उसका सल्यूशन लाजमी निकालते हैं। अब अगर हम लोगों ने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, ठीक है, उस साइंटिफिक मेथड को हम लोग बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं, यानी कि वो वाला मेथड जिससे हम लोग साइंटिफिक कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं उसको हम लोग बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। अब आप लोग को बायोलॉजिकल मेथड का तो पता लग गया है कि इसमें हम लोगों ने क्या करना है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकालना है। बायोलॉजिकल मेथड की बात करें तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है साइंटिफिक रिसर्च में। 500 साल से कह लें ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है साइंटिफिक रिसर्च में, क्योंकि इस मेथड से हम लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स अब तक सॉल्व कर चुके हैं और आगे करेंगे। ठीक है, 500 इयर्स की बात करें तो इसमें हमारे पास टाइम पीरियड, अगर हम बात करें ना गैलीलियो के टाइम पीरियड से, उसने जो रिसर्च की थी उसने की थी 1590s में एक रिसर्च की थी। ठीक है, उस टाइम से लेकर करंट सिनेरियो तक, करंट पीरियड तक, ठीक है, इस पीरियड में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट्स आ गई हैं। मेडिसिन में है, इकोलॉजी है, टेक्नोलॉजी है, जेनेटिक्स है, फार्माकोलॉजी है, नैनो बायोटेक्नोलॉजी एंड सेक्टर है, बहुत ज़्यादा इसमें फील्ड्स आती हैं। तो हम लोगों ने इस पीरियड में पहले 500 ईयर्स, ये बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड होता है, तो इसमें हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट्स की हैं इन फील्ड्स में, और भी डिफरेंट फील्ड्स हैं। ठीक है, तो ये साइंटिफिक रिसर्च में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं बायोलॉजिकल मेथड, क्योंकि इससे हम लोगों ने बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। बायोलॉजी की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा नई चीज़ें डिस्कवर हुई हैं,
बहुत सी जो पुरानी चीज़ें उनको मॉडिफाई किया गया है, और जो बहुत पुरानी थ्योरीज हैं जिसकी कोई ऐसे जितनी लॉजिकल कैलकुलेशंस नहीं थी और इतनी कोई लॉजिक्स नहीं थी, उसको दोबारा से रिप्लेस किया गया है नई इंफॉर्मेशन के साथ, और उन थ्योरीज को की इंफॉर्मेशन को एक्सपैंड किया गया, अच्छी तरीके से समझाया गया, और कुछ थ्योरीज को रिजेक्ट भी किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से बायोलॉजी में काफ़ी चेंजेस आए हैं। अब बायोलॉजिस्ट कौन से स्टेप से जो है वो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, कौन से स्टेप्स यूज करते हैं? इसमें सबसे पहले उन्होंने स्टार्ट इधर से करना होता है कि उन्होंने सबसे पहले रिकग्नाइज करना होता है कि प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, और फिर मुख्तलिफ स्टेप्स में उन्होंने देखने होते हैं, और उसके बाद प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालना होता है। ठीक है, अब ये जो इन दोनों स्टेप्स के दरमियान वाले स्टेप्स है ना, क्या क्या बीच में होता है, किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, वो अब हम लोग डिटेल में देखते हैं कि बायोलॉजिकल मेथड असल में इस तरह से किया जाता है। ठीक है, तो अब हम स्टेप बाय स्टेप अब हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है हमारे पास रिकॉग्निशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, जिसमें हम लोगों ने देखना है कि बायोलॉजिकल कोई भी प्रॉब्लम है उसको रिकग्नाइज करना है, यानी कि देखना है कि आखिर प्रॉब्लम है क्या। तो रिकॉग्निशन में क्या आता है कि कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, कोई भी हो सकती है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, वो कोई अब कोई क्वेश्चन है किसी के दिमाग में आया है कि कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है या नहीं है। ठीक है, लेकिन किसी के दिमाग में खुद ब खुद ये क्वेश्चन आ गया है कि ये प्रॉब्लम अराइज हो रही है। ठीक है, तो ये किस तरह हुई है, तो ये इसमें क्वेश्चन मतलब कह लें कि किन लोगों में आ सकता है, ये हमारे पास खुद ब खुद उसके माइंड में आ सकता है या कोई और पूछ सकता है। ठीक है, तो कोई भी इसमें कह लें रिकग्नाइज करने के लिए कोई क्वेश्चन अराइज होता है। ठीक है, समझ आ रही है ना आपको? तो इसमें क्या होता है कि बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं बायोलॉजिकल मेथड को। अब ऑब्वियसली अगर कोई प्रॉब्लम आई है, उसका सवाल अब किसी के माइंड में आया है, तो अब उसको अगर वो टेक्निकल कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो उसका ऑब्वियसली अब बायोलॉजिस्ट को बताया जाएगा। ठीक है, अब जब बायोलॉजिस्ट को बताया जाएगा तो वो अडॉप्ट क्या करेंगे, बायोलॉजिकल मेथड को, यानी कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है अब। ठीक है, तो वो ये वाला मेथड यूज करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में सिर्फ हम लोगों ने क्या किया, रिकग्नाइज की कौन सी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, बस हमने ये देखा। सवाल आ गया दिमाग में, बायोलॉजिस्ट को जाके बता दिया, उन्होंने क्या किया, अडॉप्ट किया बायोलॉजिकल मेथड। सिंपल, ये फर्स्ट स्टेप है। अब सेकंड स्टेप हमारे पास आता है ऑब्जर्वेशन, यानी कि इसमें अब हम लोगों ने ऑब्जर्व करना है प्रॉब्लम है कौन सी, प्रॉब्लम किस तरह हो रही है, प्रॉब्लम के कौन कौन से सोर्सेज हैं, सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, अब ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये इसको कह लें कि असल में यही स्टेप है सॉल्व करने के लिए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक है, इसी को हम लोग असल में बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का फर्स्ट स्टेप कहते हैं। इसमें अब बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, बायोलॉजिस्ट ने ये करना होता है कि वो कोई भी इससे रिलेटेड पिछली जो ऑब्जर्वेशंस हुई है ना, उसको रिकॉल करेगा कि इस प्रॉब्लम में ये ऑब्जर्व किया गया था, इस तरह इसके सोर्सेज आए थे। ठीक है, तो वो यहाँ तो रिकॉल कर सकता है अपनी प्रीवियस ऑब्जर्वेशंस, या फिर नई ऑब्जर्वेशन खुद करेगा। ठीक है, तो बायोलॉजिस्ट ने इस स्टेप में क्या करना है, ऑब्जर्वेशंस करनी है। ऑब्जर्वेशंस जो होती हैं वो 5 सेंसेस से होती हैं, जो इंसान की 5 सेंसेस होती हैं ना, विजन,
हियरिंग, स्मेल, टेस्ट, टच, तो इनमें से कोई भी सेंस यूज करके वो ऑब्जर्वेशन कर सकता है। ठीक है, देखो ना, अगर सपोज कि कोई बीमारी फैल रही है, जैसे कॉलरा है, ठीक है, वो एक पानी की वजह से बीमारी होती है, ठीक है, उसमें क्या सेंस यूज होगी, वो स्मेल करेगा, गंदे पानी को ऑब्जर्व किस तरह से करेगा, उसको स्मेल करके, और टेस्ट तो ऑब्वियसली वो नहीं कर सकता ना, तो वो स्मेल करेगा। इसी तरह हर चीज़ में अगर कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नेचर में अगर हो रही है, वो उसकी विजन करेगा। तो इस तरह इनमें से कोई भी सेंस यूज की जाती है और ऑब्जर्वेशंस की जाती हैं। अब ये अगर हम ऑब्जर्वेशंस की बात करें तो इसमें हमारे पास दो तरह की होती हैं ऑब्जर्वेशंस। एक होती है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, एक होती है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। अब मैं आपको डिफरेंशिएट करके बताती हूँ, फिर आपने देखना है कि कौन सी ज़्यादा इफेक्टिवली यूज की जा सकती है। अब अगर हम लोग क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस की बात करें तो ये लेस एक्यूरेट होती हैं। अच्छा, मैं आपको इधर पहले बता दूं, ये जो डिफरेंस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। अच्छा, ये क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस होती हैं, लेस एक्यूरेट होती हैं। क्वांटिटेटिव की बात करें तो ये ज़्यादा एक्यूरेट होती हैं। ये ज़्यादा एक्यूरेट क्यों होती हैं, ये मैंने बिकॉज देखा है, ठीक है, बिकॉज फॉर्मर आर इनवेरिएबल एंड कैन बी रिकॉर्डेड इन नंबर्स। यानी कि हमारे पास जो भी ऑब्जर्वेशन हुई है वो इनवेरिएबल है। इनवेरिएबल का मतलब होता है कि नेवर चेंजिंग डाटा, यानी कि ये वो वाला डाटा है जो कि चेंज कर ही नहीं सकता कोई। यानी कि क्वांटिटेटिवली हम लोग इस तरह से ऑब्जर्वेशन करते हैं कि इसमें जो भी डाटा गैदर किया जाता है वो चेंज नहीं हो सकता, और हम लोग इसको किस चीज़ में रिकॉर्ड करते हैं, यूजुअली नंबर्स में रिकॉर्ड करते हैं, इसीलिए ये ज़्यादा एक्यूरेट है। क्वांटिटेटिव नाम से ही पता लग रहा है, क्वांटिटी है ना, किसी चीज़ की क्वांटिटी होती है ना, उसको हम लोग नंबर्स में ज़्यादातर रिकॉर्ड करते हैं। अब क्वांटिटी ऑब्वियसली ज़्यादा एक्यूरेट होगी क्वालिटी की निस्बत। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट अगर हमारे पास पॉइंट आता है, वही जो मैंने अभी आपको बताया कि ये क्वालिटी वाइज ऑब्जर्वेशन होती है और ये क्वांटिटी की बेसिस पे ऑब्जर्वेशन होती है। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ, फिर आपको समझ आएगी। ठीक है, दो एग्जांपल्स दूंगी। एक एग्जांपल है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट जो वाटर का होता है वो कोल्डर देन द बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, ये क्वालिटी वाइज हम लोगों ने देखा, जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो ज़्यादा ठंडा होता है बॉइलिंग पॉइंट के निस्बत। ये अब कह लें कि क्वालिटी वाइज हम लोगों ने खुद ऑब्जर्वेशन की है। अगर इसकी हम लोग क्वांटिटी के लिहाज से देखें तो हम लोग इसमें क्या रिकॉर्ड प्रॉपर तरीके से की है कि फ्रीजिंग पॉइंट जो वाटर का होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और बॉइलिंग पॉइंट जो वाटर का होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इससे ये पता लगा कि जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है वो ज़्यादा कोल्डर है 100 डिग्री जो कि बहुत ज़्यादा हॉट है। ठीक है, तो क्वांटिटी वाइज ज़्यादा डाटा हमारे पास एक्यूरेट है। एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। सेकेंड एग्जांपल ये आती है कि लीटर, जो पानी का लीटर होता है वो ज़्यादा हैवी है देन द लीटर ऑफ एथेनॉल। यानी कि 1 लीटर पानी का है, ठीक है, वो ज़्यादा हैवी है, ज़्यादा भारी है 1 लीटर के, जो कि एथेनॉल, ये एक अल्कोहल कह ले, उसका होता है। ठीक है, एथेनॉल उसकी टाइप है। अब पानी का जो 1 लीटर वो ज़्यादा हैवी है एथेनॉल के लीटर से। सिंपल, हमें ये क्वालिटी वाइज हमें पता लग गया। अब क्वांटिटी वाइज अगर हम देखें तो लीटर ऑफ वाटर वेज 1000 ग्राम, यानी कि 1 लीटर पानी का अगर हम लोग उसका वेट करें वो 1000 ग्राम होता है। लेकिन अगर 1 लीटर एथेनॉल को हम उसका वेट करें तो वो 786 ग्राम होता है। तो इस ऑब्जर्वेशन से हमें ये
खुद ब खुद अंडरस्टूड हो गया कि जो पानी का वेट है वो ज़्यादा है और एथेनॉल का वेट कम है। ठीक है, तो ये क्वांटिटी वाइज जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं ये ज़्यादा एक्यूरेट होती हैं, ज़्यादा रिलायबल भी यही होती हैं एज कंपेयर टू क्वालिटी वाइज। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें ऑब्जर्वेशंस की, तो ऑब्जर्वेशंस में हमारे पास रीडिंग और स्टडिंग भी आ जाती है। पुराने जो भी हम लोग बुक्स आ जाती हैं, जर्नल्स आ जाती हैं, उसको भी रीड किया जाता है। जो भी हमारी करंट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो चल रही है ना, उससे रिलेटेड रीडिंग की जाती है कि दूसरे साइंटिस्ट ने इसके बारे में पास्ट में क्या किया हुआ है। ठीक है, उनकी ऑब्जर्वेशंस भी देखी जाती हैं ताकि फर्दर हमारे लिए आसानी हो, फर्दर आगे हम लोग इजीली एक्सपेरिमेंटेशन कर सकें। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन में हम लोगों ने ये सारा कुछ भी देखना होता है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड स्टेप आता है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है, अब इसमें हम लोगों ने क्या करना है, बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, अब हम लोगों ने सबसे पहले रिकॉग्नाइज भी कर ली प्रॉब्लम, ऑब्जर्वेशंस भी उसमें देख ली प्रॉपर तरीके से। अब हम लोगों ने हाइपोथेसिस निकालनी है। इसमें बायोलॉजिस्ट क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे सारी ऑब्जर्वेशंस को, यानी कि ऊपर ज़रूरी तो नहीं है एक ही बायोलॉजिस्ट ने काम करना है, जितने भी बायोलॉजिस्ट होंगे उन्होंने जितनी भी ऑब्जर्वेशंस की होंगी उनकी सारी ऑब्जर्वेशंस को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, यानी कि इकट्ठा किया जाएगा, एक अच्छे ऑर्गेनाइज्ड मैनर में इकट्ठा किया जाएगा। ठीक है, और कौन सी फॉर्म निकालेंगे, उसके डाटा फॉर्म प्रॉपर तरीके से बनाएंगे। ठीक है, जब डाटा की पूरी फॉर्म आ जाएगी फिर उसके बाद हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट करनी है, यानी बायोलॉजिस्ट कंस्ट्रक्ट करेंगे एक स्टेटमेंट जो वो बनाएंगे उससे ये प्रूव होगा कि ये जो भी स्टेटमेंट बनेगी कि क्या पता ये इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का आंसर हो, जो हम लोग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम स्टडी कर रहे हैं ना। तो हम लोग ने जब सारी ऑब्जर्वेशंस को ऑर्गेनाइज कर लिया, एक स्टेटमेंट निकाल दी। अब ये ज़रूरी नहीं है ये स्टेटमेंट ठीक हो या गलत हो, लेकिन हम लोगों ने एक स्टेटमेंट निकालनी है। अब ये जो स्टेटमेंट निकालेंगे ये क्या पता ये एक तरह से हमारे पास प्रूफ हो सकता है कि ये हमारे पास इसका आंसर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का है या नहीं है, यानी कि इधर हम लोगों ने क्या किया, एक स्टेटमेंट निकालनी है। अब जो टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन प्रॉपर तरीके से हुई है सारी ऑब्जर्वेशंस की, यानी कि उनको ऑर्गेनाइज किया गया और फिर एक टेंटेटिव कह लें कि स्टेटमेंट दी गई है, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, ये हाइपोथेसिस हम लोगों ने दे दिया, यानी कि एक स्टेटमेंट जो दिया ये एक हमारे पास क्या है, हाइपोथेसिस। टेंटेटिव का मतलब ये होता है कि अभी ये अनश्योर है, अभी कंफर्म नहीं है कि ये जो स्टेटमेंट दी है यही असल में प्रॉब्लम थी और इसी तरह सोल्यूशन है, दिस इज नॉट श्योर। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने एक कह लेंगे स्टेटमेंट दे दी है। अब हमारे पास कुछ कह लेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं हाइपोथेसिस के, यानी कि जो भी हम लोगों ने हाइपोथेसिस दी है वो किस तरह की होनी चाहिए, उस स्टेटमेंट को किस तरह से ऑर्गेनाइज, किस तरह से कह लें कि बनाना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली तो ये बात आ जाती है कि जो भी हम लोगों ने स्टेटमेंट दी है इट शुड बी जनरल स्टेटमेंट, यानी कि जितनी सिंपल और जितनी अंडरस्टूड बात होगी उतनी क्या कहते हैं अच्छी हाइपोथेसिस को इसको कंसिडर किया जाएगा। इतनी स्पेसिफिकली हम लोगों ने हाइपोथेसिस नहीं देनी, बहुत जनरल सी स्टेटमेंट देनी है। सेकंड चीज इसकी ये आती है कि टेंटेटिव आइडिया होना चाहिए, यानी कि
टेंटेटिव जो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया कि अभी श्योरिटी नहीं है, अनश्योर सा आइडिया देना है, ठीक है। कोई कंफर्मेशन के साथ प्रॉपर तरीके से कोई स्टेटमेंट नहीं दे देनी, ठीक है। टेंटेटिव सा आइडिया होना चाहिए कि ऐसा हो सकता है, आइडिया देना है ना, तो प्रॉपर हम लोगों ने अभी स्टेटमेंट थोड़ी देनी है। तीसरी चीज ये आ जाती है कि ये एग्री करनी चाहिए जो भी हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन दिया उसके लिहाज से। ये नहीं कि खुद से कोई आइडिया दे दिया जो बिल्कुल हमारी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के साथ बिल्कुल कनेक्ट ही नहीं कर पा रही है। ऐसा नहीं करना। जो भी ऑब्जर्वेशन दिया उससे रिलेटेड हम लोगों ने हाइपोथेसिस निकालनी है, ठीक है। इसको जितना सिंपल रखा जाएगा इसको रखना है। और लास्ट पॉइंट इसका ये आता है कि इट शुड बी टेस्टेबल एंड पोटेंशियली फॉल्सिफिएबल, यानी कि जो भी हम लोगों ने हाइपोथेसिस दी है वो इस तरह की हाइपोथेसिस होनी चाहिए कि उसको प्रॉपर तरीके से टेस्ट किया जाए, प्रॉपर तरीके से एक्सपेरिमेंटेशन उसमें की जाए। एंड पोटेंशियली फॉल्सिफिएबल, फॉल्सिफिएबल का मतलब ये है जो मैंने आगे लिखा है, वे टू डिस्प्रूव इट, यानी कि उसको अगर रिजेक्ट करना हो तो हम इजीली रिजेक्ट कर सकें, ठीक है। इस तरह की बिल्कुल जनरल सी हाइपोथेसिस देनी है, ठीक है। अब आपको पता लग गया। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि वो एग्जामिनर पूछ सकता है कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए जब आप हाइपोथेसिस ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने ये सारे 5 पॉइंट्स लिखने हो, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप आता है, अब हम लोगों ने रिकॉग्निशन कर ली, ऑब्जर्वेशन भी हो गई, हाइपोथेसिस भी निकाल ली। अब आगे क्या करनी है, डिडक्शंस। ये क्या चीज होती है, ये होती है लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं हाइपोथेसिस के, यानी कि इसमें प्रॉपर तरीके से लॉजिकली जो है हमारे पास कह लें कि रिजल्ट्स निकालने की तैयारी की जाती है हाइपोथेसिस की। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सपोज सिर्फ करते हैं, इट इज नॉट कंफर्म्ड। मैं फिर दोबारा बता रही हूँ, सपोज किया जाता है सिर्फ इस पर्पस डिडक्शन के स्टेप के लिए। सपोज किया जाता है कि हाइपोथेसिस को हम लोग ट्रू कर लेते हैं, तो फिर क्या करना चाहिए, कौन से रिजल्ट्स, कौन से कॉन्सिक्वेंसेस, कौन से रिजल्ट्स ड्रॉ होंगे। तो इस स्टेप में हम लोगों ने क्या करना है, हाइपोथेसिस को कंसिडर कर लेना है कि ये ट्रू है। हाइपोथेसिस को कंसिडर किया ट्रू, और हम लोगों ने उसमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स जो भी यानी कि रिडक्शंस हैं उसको हम लोगों ने ड्रॉ किया। अब हम लोगों ने इसमें हाइपोथेसिस को कंसिडर किया है कि ये ट्रू है। इसमें हम लोग एक लॉजिक यूज करते हैं। उसमें हम लोग कौन सी लॉजिक यूज करते हैं, इफ देन लॉजिक। सपोज कि कोई स्टेटमेंट इसमें हम लोगों ने फर्दर देनी होती कि इफ अगर ऐसा है, यानी कि हाइपोथेसिस जो भी है हमारी, इफ हाइपोथेसिस कोई भी हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट है, यानी कि इफ के अगर ऐसा ही है देन, तो फिर इसमें कौन सी रिजल्ट्स निकालने चाहिए, कौन सा क्या सोल्यूशन है उसका। इसलिए हम लोग इसमें इफ देन का लॉजिक यूज कर रहे हैं, ठीक है। कि इफ हमारे पास हाइपोथेसिस की जो स्टेटमेंट है वो हम लिखेंगे इफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है, देन तो हमें कौन से पॉसिबल मेजर्स करने चाहिए, ठीक है। और हम लोग फिर क्या करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि कौन से सर्टेन रिजल्ट हम लोग निकालेंगे, इससे हम लोग रिजल्ट्स निकालते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ कंसिडर हम लोग कर रहे हैं, मैं फिर बता रही हूँ, कंसिडर कर रहे हैं कि हाइपोथेसिस ट्रू की गई है। अच्छा, ये भी एमसीक्यू इम्पॉर्टेंट है कि ये पेपर में पूछ सकते हैं कि इफ देन लॉजिक हम लोग कौन से स्टेप में करते हैं, तो वो हम लोग डिडक्शंस में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारे पास एक्सपेरिमेंटेशन, सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप जिसे आप कह लेना पूरे बायोलॉजिकल मेथड में, वो एक्सपेरिमेंटेशन है। और इसको बेसिक स्टेप कहा जाता है बायोलॉजिकल मेथड का। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी हाइपोथेसिस जो हमने कंसिडर की है ट्रू है, उसके लिहाज से हम लोग एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने हाइपोथेसिस को कंसिडर भी कर लिया ट्रू है, तो ऑब्वियसली फिर हम लोग फर्दर एक्सपेरिमेंट्स भी तो करेंगे ना कि इसको पोटेंशियली ट्रू किया जाए या एक्सेप्ट किया जाए या रिजेक्टेड किया जाए।
ठीक है। इसके लिए हम लोगों ने क्या करना होता है, एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें ये है कि हम लोगों ने एक हाइपोथेसिस को सिर्फ कंसिडर नहीं करना ट्रू, हमारे पास जो भी मैच ज़्यादा गाड़ी होती है ना, सारी उन हाइपोथेसिस को देखना है और उसको कंसिडर करना है कि वो ट्रू है। और उसके बाद इसमें हम लोग एक्सपेरिमेंटेशंस देखेंगे। एक्सपेरिमेंटेशंस करने के बाद जो भी हाइपोथेसिस हमारी के कह लें कि प्रॉब्लम के साथ बिल्कुल एग्जैक्ट सोल्यूशन बनता है, उसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। और जो भी हमारे पास जिनके एक्सपेरिमेंट्स कह लें कि इतने अच्छे उसके सही रिजल्ट्स नहीं आते, तो उस वाली हाइपोथेसिस को हम लोग रिजेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। समराइजेशन करनी है अब हमने रिजल्ट्स की। समराइज से ही हमें पता लग रहा है हम लोगों ने क्या करना है, सारा गैदर करना है जितना भी हमारे पास डाटा है हर ग्रुप से, ठीक है। डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए होंगे ना, एक एक्सपेरिमेंट हो रही किया उन्हें, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए उन्हें, उनके जो डिफरेंट डेटाज होने हैं ना हर ग्रुप से, उसको हम लोगों ने क्या करना है, इकट्ठा कर लेना है। और ये जो हम डाटा इकट्ठा करेंगे ना, ये हमारे पास एक बात तो ये एक्चुअल होना चाहिए, और दूसरा ये कि ये क्वांटिटेटिव होना चाहिए, यानी कि प्रॉपर तरीके से उसका एक्सपेरिमेंटेशन हुई है और क्वांटिटी वाइज हमारे पास रिजल्ट्स चाहिए। उसमें वो वाला डाटा हम लोगों ने सारा इकट्ठा किया हर ग्रुप से, उसकी हम लोगों ने क्या की, एवरेज निकाली। एवरेज निकालने के बाद हमने क्या किया, उसको कंपेयर करना है स्टैटिस्टिकली, यानी कि स्टैटिस्टिक्स के हम लोग जो है वो रूल्स भी अप्लाई करेंगे और उसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। टू ड्रॉ कंक्लूजन्स, अब हम लोगों ने कंक्लूजन्स ड्रॉ करने के लिए क्या किया, प्रॉपर तरीके से ये देखें हम प्रॉपर तरीके से कहाँ से स्टार्ट हुए थे और कहाँ तक एंड हुआ है। उसके बाद हमारे पास रिजल्ट्स तो अब आ गए हैं, कंक्लूजन्स हमने ड्रॉ कर लिए हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के बाद। अब हमने क्या करना है, लास्ट स्टेप ये आता है कि रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स, कि अब हमारे पास रिजल्ट्स तो आ गए हैं, लेकिन अब हमने दूसरों तक तो पहुंचाने हैं ना। तो रिपोर्ट हम लोग रिजल्ट्स की किस तरह से कर सकते हैं, इसमें डिफरेंट वेज हैं। बायोलॉजिस्ट पब्लिश कर सकते हैं इसको बुक्स में, साइंटिफिक जर्नल्स में, इसके अलावा नेशनल और इंटरनेशनल मीटिंग्स कर सकते हैं कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है। बायोलॉजिस्ट ये दो मेथड्स यूज़ करते हैं, या तो पब्लिकेशंस कर लें बुक्स वगैरह जर्नल्स में, दूसरा ये है कि मीटिंग्स में जाके कन्वे कर दें कि ये सारा कुछ हमने एक्सपेरिमेंट किए थे और ये हमारे पास रिजल्ट्स आए हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाती है पब्लिशिंग की। अगर बात करें तो पब्लिशिंग ज़्यादा एसेंशियल पार्ट है, क्योंकि मीटिंग्स का जो डाटा होगा वो तो हम लोग एक मिनट बाद सुनेंगे तो भूल जाता है, तो ये इसलिए ज़्यादा अच्छा पार्ट ये है कि हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन भी रहेगी ना उस वर्ड की, इसलिए हम लोग पब्लिकेशन कर लेते हैं। अब पब्लिकेशन से अच्छा हम लोगों ने लोगों को भी बता दिया, यहाँ हम लोग पब्लिकेशन जो भी करेंगे, ठीक है। इससे क्या होता है कि इट अलाउस, क्या अलाउ करता है द पीपल को कि वो इससे क्या कहते हैं, अगर उन्होंने भी हमारे पास ये जो रिजल्ट्स आए हैं उसको अगर वेरीफाई करना है तो वो खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लोगों के लिहाज से भी कह लें कि बेनिफिशियल है ना, इस तरह से वो रिजल्ट वो खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं। दूसरी ऑप्शन ये आ जाती है कि वो ये वाला जो नॉलेज है ना, लोग क्या कर सकते हैं कि वो ये वाले नॉलेज को लेके दूसरी प्रॉब्लम्स जो इससे रिलेटेड होती हैं उनको भी वो खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए ये पब्लिकेशन जो है वो ज़्यादा अच्छा पार्ट है साइंटिफिक मेथड में, क्योंकि ये एक तरह से डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक इधर तक ही था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है कि किस तरह से बायोलॉजिकल मेथड हमारे पास, उनमें कौन कौन से स्टेप्स आते हैं, किस पूरे तरीके से मैंने आपको डिटेल में बताया है,
तो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, और इसके आपको नोट्स जो हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और इस चैप्टर की मैं आपको अगर सबसे अच्छी खुशखबरी दूँ ना, तो इस चैप्टर की ये है कि इस चैप्टर से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना, कि आपने पूरा चैप्टर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो इसीलिए आज के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज।